पहले आपने सीए क्लियर किया और उसके तुरंत बाद यूपीएससी की तैयारी करने का कैसे सोचा? आया कैसे दिमाग में कि यूपीएससी देना है? और क्या आईएएस वाला ही था या आईपीएस बनना था या तक यूपीएससी का एग्जाम पता है निकालना है? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया था। बीमार पड़ गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था मेंस के एग्जाम के 1 हफ्ते पहले। जब रैंक सेकंड आई हर्षिता, तो फर्स्ट रिएक्शन, ज्यादा नाम तो ढूंढने की जरूरत पड़ी नहीं, फर्स्ट पेज पे ऊपर ही नाम था। जैसे ही रिजल्ट आया मैंने तो पीडीएफ ओपन किया भी नहीं। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि तेरा ऑल इंडिया रैंक 2 है एंड मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। तुरंत चिल्ला के मेरे फादर से कहा कि पापा मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 आ गया है। कॉल पे वो भी रो पड़े, मैं भी रो पड़ी। बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था सर। काफ़ी सारे सोर्सेज है और आज तो इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। मेरा फोकस ज़्यादा राइटिंग पे था। जैसे मैंने सृजन प्रोग्राम जो है आपका, उसका भी पार्ट थी। नमस्ते हर्षिता सर। नमस्कार। नमस्ते, बधाई हो। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हर्षिता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नहीं भाई, बहुत हर्षिता बधाई हो, आपको बहुत बधाई। जी सर। हर्षिता पहले आपने सीए क्लियर किया और उसके तुरंत बाद यूपीएससी की तैयारी करने का कैसे सोचा? सर सीए किया था। जैसे मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो सीए एक नेचुरल चॉइस था मेरे लिए आगे। सो सीए करने के दौरान मुझे ऐसा था कि कुछ करना है आगे, फर्दर स्टडीज में क्या करना चाहिए। सो मैं तब एक्सप्लोर कर रही थी एंड इट वाज माय फादर सर जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप सिविल सर्विसेज में आके एक बेटर वे में आप अपना जो ड्रीम है, जो बचपन से ही मैं सोचती थी कि मुझे सोसाइटी के लिए एंड वुमेन के लिए कुछ करना है। सो मेरे फादर ने मुझे इंस्पायर किया कि सिविल सर्विसेज वुड बी अ बेटर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अच्छे से एक परमानेंट लेवल पे चेंज लाने का ट्राई कर सकते हो। सो सर सिविल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद फिर मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। और हर्षिता एक चीज, उसके बाद जब आपने तैयारी करने के बारे में सोचा, तब से लेके अभी तक की आपकी जर्नी कैसे रही प्रिपरेशन की? सर काफ़ी चैलेंजेस भी थे। जैसे जर्नी के दौरान इतनी लंबी जर्नी है तो काफ़ी अनसर्टेनिटी रहती है। कभी भी ऐसा हो जाए कोई भी स्टेज पे अगर हमें बैक टू ज़ीरो जाके और वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है। एंड इसके साथ-साथ काफ़ी मोमेंट ऑफ सेल्फ डाउट भी थे। जब ऐसा लगता था कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं या मेरे साथ जो थे कलीग्स, वो सारे अब अर्न कर रहे हैं एंड मैं एक स्टैग्नेंट हो गई हूँ करियर में। सो कभी वो सेल्फ डाउट वाले मोमेंट्स भी थे और साथ ही साथ सर ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया था। सो एक वो भी था कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो कैसे आगे मुझे करना चाहिए कंटिन्यू या नहीं। बट सर इन सब के बीच में जो मेरे फैमिली का जो कांस्टेंट सपोर्ट था मेरे ऊपर और मेरे पापा का एक जो सपोर्ट था कि बेटा आप करो, कोई प्रेशर मत लो। सो उसने मुझे काफ़ी हेल्प किया। उसी के साथ-साथ सर जब मेरी मेंस आई, तो मेंस एक तो पहली मेंस थी उसका प्रेशर था। उसके जस्ट 1 हफ्ते पहले फिर मैं बीमार पड़ गई थी, मुझे टाइफाइड हो गया था मेंस के एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले। तो वो जो ट्रीटमेंट चल रहा था उसके साथ-साथ मेंस की एग्ज़ाम देना, फिर वो क्लियर करना और फिर अभी इंटरव्यू आना और वो होना। सो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे सर बट फैमिली के कांस्टेंट सपोर्ट, फ्रेंड्स के सपोर्ट की मदद से सर फाइनली हो पाया। आपने सीए ऑप्ट किया, सीए बन गए आप, मतलब फाइनली कब डिसाइड किया पहली बार कि यूपीएससी देना है? दिमाग में बचपन से चल रहा था या 11th-12th में था या फैमिली में था? कैसे मतलब ये आया कैसे दिमाग में कि यूपीएससी देना है? और क्या आईएएस वाला ही था या आईपीएस बनना था या तक यूपीएससी का एग्जाम पता है निकालना है? सर बचपन से एक ये भावना थी कि कुछ लोगों के लिए करना है। जैसे मैं जब भी जैसे छोटी थी और जो स्लम्स में रह रहे बच्चे हैं या जो रोड पे हम देखते हैं जो रहते थे, उनको देख के एक तकलीफ होती थी कि हम इनके लिए कुछ क्यों नहीं कर सकते। और जैसे मैं जो फैमिली बैकग्राउंड से आती हूँ तो मेरे पेरेंट्स का हमेशा से ही एक चैरिटी के स्वभाव से रहा है। सो उस टाइम पे मुझे क्वेश्चन आता था कि हम परमानेंट लेवल पे क्या कुछ कर सकते हैं, बिकॉज़ ये तो टेम्पररी है। तो तब मुझे इतना आइडिया नहीं था, पर जैसे-जैसे मेरी पढ़ाई आगे बढ़ी, 11th-12th में मुझे थोड़ा आया कि शायद हाँ, आईएएस करके कुछ होता है जो एक बड़े स्तर पे काम करता है। और फिर सीए बनने के बाद फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और मेरे जो प्राइम मोटिवेटर थे वो मेरे फादर थे। उन्होंने मुझे बताया कि आप ये चीज़ करिए, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर मैंने उनकी सुनी और फिर मैं इस फील्ड में आई सर। फादर क्या करते हैं? सर मेरे फादर जॉब करते हैं एक प्राइवेट कंपनी में, केमिकल इंडस्ट्री में। तो यूपीएससी के लिए पापा ने आपको मोटिवेट किया? जी सर।
पढ़ाई में आप कैसे थे? जैसे 10th में 12th में, ऑफ कोर्स सीए बने हो तो अच्छे रहे होगे, पर आप थोड़ा और पीछे बताओ, 10th में 12th में, तब पढ़ाई में कैसे थे आप? सर पढ़ाई में मैं पहले से ही थोड़ा मेरा पढ़ाई की तरफ लगाव ज्यादा रहा है, क्योंकि मेरी जो मम्मा थी उनका भी पहले से यही था कि आपको बड़े होके इंडिपेंडेंट बनना है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना और एक सेल्फ सफिशिएंट वुमन बनना है। सो पहले से ही पढ़ाई की तरफ मेरा लगाव रहा है। सो पढ़ाई में मेरा पहले से ही सर अच्छा एक स्कोर रहा है। और जब रैंक सेकंड आई हर्षिता, तो फर्स्ट रिएक्शन, ज्यादा नाम तो ढूंढने की जरूरत पड़ी नहीं, फर्स्ट पेज पे ऊपर ही नाम था। सर मैंने तो अपना रिजल्ट देखा तक नहीं था, जैसे जब रिजल्ट आने वाला था और उसका हमें थोड़ा इंट्यूशन था कि अब आ सकता है, तो मैं मंदिर में थी और मेरे फ्रेंड्स के साथ, एंड जैसे ही रिजल्ट आया मैंने तो पीडीएफ ओपन किया भी नहीं। मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि तेरा ऑल इंडिया रैंक 2 है, एंड मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। और मेरे फादर मेरे साथ कॉल पे थे, तो मैंने तुरंत चिल्ला के मेरे फादर से कहा कि पापा मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 आ गया है। कॉल पे वो भी रो पड़े, मैं भी रो पड़ी। बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था सर, क्योंकि रिजल्ट के आने के पहले ये डर था कि सिलेक्शन आएगा या नहीं आएगा। ऑल इंडिया रैंक 2 तो मैंने अपने सपनों में भी कभी ये सपना ही नहीं देखा था कभी कि ऐसा हो जाएगा सर। सो इट इज स्टिल अनबिलीवेबल। नहीं, सुन के ही काफी अच्छा लग रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो आपने बताया कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम नहीं क्लियर हुआ था, तो फिर क्या अलग आपने किया थर्ड अटेम्प्ट में, क्या इंप्रूवमेंट किया? क्योंकि प्री तो सच में बहुत तंग करता है। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मुझे लगता है कि थोड़ा लैक ऑफ गाइडेंस रहा, क्योंकि मैंने सीए करने के बाद और फिर इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैंने करीबन अक्टूबर के आसपास शुरू किया था 2021 में, और 2022 में अटेम्प्ट था। शायद कहीं ना कहीं कमी रह गई और मुझे पता भी नहीं था कि किस वे में प्रिपेयर करना चाहिए, बिकॉज तब मैं बिल्कुल न्यू थी इस फील्ड से। फिर सर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सी सेट में कहीं ना कहीं क्वांट में थोड़ा लैक हो गया। शायद मैंने क्वांट को इतनी इज्जत नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी, बिकॉज मैं आरसी पे और जो रीजनिंग है उस पर थोड़ा ज्यादा भरोसा करती थी। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा जीएस हो गया था कट ऑफ क्लियर, बट सी सेट में रह गया था। सो सर थर्ड अटेम्प्ट में मैंने फोकस ये किया कि एक तो सी सेट पे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, उसमें क्वांट को भी इक्वली उतना वेटेज दिया और पीवाईक्यू सॉल्व किए ज्यादा से ज्यादा। साथ ही साथ सर जो जीएस के लिए स्टेटिक सब्जेक्ट्स थे, तो उसमें जैसे मैंने उड़ान के जो मॉड्यूल्स है आपके, वो उड़ान के मॉड्यूल्स मैंने स्टेटिक सब्जेक्ट्स के लिए काफी रेफर किए हैं। एंड जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आनी चाहिए वो पूरी की पूरी कोशिश करी कि पीवाईक्यूज के साथ साथ, ताकि मेरा थर्ड अटेम्प्ट में फिर प्रीलिम्स फाइनली हो पाया सर। और एक चीज हर्षिता, जैसे ना आजकल रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है, बल्कि दिक्कत ये है कि इतने सारे रिसोर्सेज हैं, कंसोलिडेट कैसे करें? और दूसरा, एस्पायरेंट्स सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछते हैं, रिवीजन। मतलब पढ़ बहुत लिया पूरे साल, बहुत तैयारी की, लेकिन लास्ट में रिवाइज कैसे करें? सर ये आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल कि काफी सारे सोर्सेज है और आज तो इनफैक्ट इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। सो इसमें मैंने यही ट्राई किया कि मैं कुछ लिमिटेड सोर्सेज को पकड़ के रखूं इंस्टेड ऑफ गोइंग अराउंड मल्टीपल सोर्सेज। मैंने यही किया कि हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने अपना सोर्स आइडेंटिफाई किया जो जिससे मैं कंफर्टेबल हूँ। तो मैं सबकी सुनी मैंने, जो सारे लोग जो भी फॉलो करते हैं, बट अंत में जो मेरे लिए जो लैंग्वेज इजी रही, या सो हर सब्जेक्ट के लिए मेरा अलग सोर्स था। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ स्टेटिक सब्जेक्ट्स के लिए उड़ान के मॉड्यूल्स, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के बाद आप पूरी लक्ष्मीकांत वापस नहीं पढ़ सकते बिकॉज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो वो जो समराइज फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल थे तो उनको रेफर किया। उसके साथ साथ खुद के नोट्स बनाए थोड़े बहुत, कि जो आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया है उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हाईलाइट कर लिए या तो खुद के नोट्स बना लिए। तो उस तरह से मेरा फोकस रहा और उन्हीं नोट्स को फिर बार बार रिवाइज करने का मेरा फोकस था इंस्टेड ऑफ गोइंग अराउंड मल्टीपल सोर्सेस। तो शायद उससे मेरा हुआ ये कि एक चीज को मैं बार बार रीड करती गई तो वो फिर मेरे अंदर इंटरनलाइज होती गई, इंस्टेड ऑफ रीडिंग 5 सोर्सेज और वो मुझे प्रॉपर्ली समझना है। कंप्लीटली डेडिकेटेड यूपीएससी की तैयारी आपने कब से स्टार्ट की कि डेडिकेटेड, उसके सिवा लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, ये कब से हुआ? सर अक्टूबर 2021 से। अक्टूबर 2021 से, तो ये हो गए आपके 4 साल हो गए लगभग। सर अभी 4 साल हो जाएंगे और ये तीसरा अटेम्प्ट था। 22 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। इस अटेम्प्ट के पहले या पिछले अटेम्प्ट में कहीं ये लग रहा था कि यार जॉब भी करनी चाहिए, पैसे भी कमाने हैं लाइफ में, क्योंकि अगल बगल सब पैसा कमा रहे होते हैं, कुछ चीजें वो ले रहे होते हैं, कुछ वो कर रहे होते हैं, और एक सामान लेने से छोड़ो, मतलब पैसा ना कमाने से एक कॉन्फिडेंस तो कम होता है हमेशा।
उसके बारे जी में थोड़ा सर। आप बताओ। जी सर, बिल्कुल हुआ था और मैंने बीच में फिर अब जॉब चालू भी कर दी थी। 1 साल के लिए थोड़ा ऐसे पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर दिया था और सब ये आप जैसा बोल रहे हैं बिल्कुल ये सच बात है, होता ही है क्योंकि हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं जो हमारे साथ जो कलीग्स थे, वो अर्न कर रहे हैं, वो सेटल हो रहे हैं और मैं एक तरफ स्टैग्नेंट हूँ। सो बिल्कुल ये हुआ था सर। पर जैसे ही मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया और मुझे लगा कि हाँ, इस बार मेरा हो जाएगा प्रीलिम्स में, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी और आगे फिर डेडिकेटेड प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू के लिए तैयारी के लिए लग गई सर। बहुत बढ़िया यार, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुमित सर, एनीथिंग यू हैव? हर्षिता, जैसे मैं आपका पढ़ रहा था, आपने कहा कि ग्रुप में बहुत अच्छी तैयारी हम लोग करते थे, आपके ग्रुप में शायद कुछ दोस्त थे, जी और बहुत सारे एस्पायरेंट्स का ये डाउट होता है कि ग्रुप में तैयारी करनी चाहिए या फिर अलग से तैयारी करनी चाहिए, मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? सर, वैसे तो ये सब्जेक्टिव होता है, हर एस्पिरेंट के लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है जो उसके लिए कंफर्टेबल हो। बट मेरा ऐसा मानना है कि मेरे लिए ग्रुप डिस्कशंस ने काफी मदद करी, क्योंकि उसमें होता क्या है कि हम जब आपस में अपने ओपिनियंस अपने शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो काफी सारे नए पॉइंट्स निकल के आते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि आपका एक बड़ा ग्रुप होना चाहिए जिसमें आप 7 से 8 लोग हो, और मेरे लिए एक छोटा पीयर ग्रुप काम किया जहाँ पे 2 से 3 लोग जो आपसे ज्यादा स्टूडियस हो या आपसे ज्यादा मेहनती हो, आपको लगता हो, तो आप उन लोगों के साथ बैठ के अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपका भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आप उन्हीं की तरह डिसिप्लिन में काम करें। तो मेरे लिए ये काफी वर्क किया सर, इंटरव्यू के दौरान भी और मेंस के दौरान भी। जो हम मेंस में भी काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करते थे, जैसे टॉपिक्स हमने उठा लिए और साथ में एक टाइमर लगा दिया और हम बैठ के एक पेज पे जॉट डाउन कर रहे हैं चीजें, तो वो सारी चीजों ने हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है वो डेवलप करने में काफी हेल्प करी। बिकॉज मेंस का जब पेपर आता है, हम चाहे कितनी भी तैयारी कर लें, बट उसमें 10 क्वेश्चन चाहे हमें आते होंगे, और लेकिन 10 ऐसे होंगे जहाँ पे हमें ऑन स्पॉट उसका आंसर बनाना पड़ता है। तो उस टाइम पे हमारा जो वो क्रिटिकल थिंकिंग है जो हम ये डेवलप करते हैं डिस्कशंस के साथ, वो काम आया सर। और मेंस में जैसे आंसर्स में वैल्यू एडिशन आपने कैसे किया, मतलब आंसर्स थोड़े अलग होने चाहिए, थोड़े यूनिक होने चाहिए, घिसे पिटे नहीं होने चाहिए, तो कैसे आपने वैल्यू एडिशन किया आंसर्स में? सर, मेंस में मैंने एक तो पीवाईक्यूज पे फोकस किया। पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यूज है वो मैंने सारे खुद से एक तो लिखे, ताकि मेरा उससे जो यूपीएससी की पूछे हुए क्वेश्चंस है उनमें जब अगर मैं आंसर कर पाऊँ तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली थोड़ा बूस्टअप हुआ। तो टॉपर्स के आंसर कॉपीज अवेलेबल होते हैं, उनको रेफर करके, और जो सॉल्व आंसर्स के जो रिसोर्सेज है मार्केट में, वो एक सोर्स लेके मैं अपने आंसर्स को उनसे मैच करने की कोशिश करती थी थोड़ा बहुत। उसके साथ ही साथ सर मैंने काफी सारे टेस्ट दिए। मेरा फोकस ज्यादा राइटिंग पे था, जैसे मैंने सृजन प्रोग्राम जो है आपका, उनका भी उसका भी पार्ट थी, वहां के टेस्ट लिखे। तो करीबन मैंने 25 से 30 फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे मेंस के दौरान। तो उससे हुआ ये सर कि मेरी जो आंसर राइटिंग है वो रिफाइन होती गई। और जैसा कि हर टॉपर बोलता है, और ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि यूपीएससी में देर इज अ सर्टेन आंसर राइटिंग स्टैंडर्ड, कि आप इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। और मेरा ये रहता था कि मैं अपने आंसर में 2-3 डाइवर्स एरियाज कवर करूं, ताकि एक बर्ड आई व्यू मिले इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन जस्ट वन स्पेसिफिक एरिया। तो उससे मेरा आंसर थोड़ा ब्रॉड लगे। साथ ही साथ सर एग्जाम्पल्स डालने का मेरा फोकस था, जितना मैं जो भी पॉइंट लिख रही हूँ उसमें एग्जाम्पल्स ऐड करूँ, और जहां पॉसिबल होता था वहां डायग्राम बनाने का ट्राई करती थी। सपोज मुझे कोई भी अगर एग्जाम्पल देना है या डेटा शो करना है कि 2001 में सो एंड सो था एंड आज ये है, अगर पॉसिबल होता तो उसको एक ग्राफ बना के और एक ट्रेंड की तरह छोटा सा शो कर दिया, ताकि वो एक मेरा आंसर थोड़ा दूसरे स्टूडेंट्स के आंसर से डिफरेंट लगे, एंड पेपर चेकर के लिए भी थोड़ा एक इजी टू कॉम्प्रीहेंड हो जाए। सो ये मेरा एक मेंस के दौरान रहता था सर। बहुत बढ़िया। और एक चीज हर्षिता, जैसे बहुत सारे एस्पायरेंट्स का ना ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, अलग सर भी शायद ये मानेंगे कि ना, जैसे हम शेड्यूल बनाते हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाता, तो फिर बच्चे कहते हैं बैकलॉग हो गया सर। बैकलॉग को कैसे कवर करें? आपके साथ भी शायद ऐसा हुआ होगा, आपने प्लान बनाया होगा, नहीं कंप्लीट हो पाया टाइम पे। सर, इसमें काफी सारे स्टूडेंट्स शायद मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं या उनके लिए अलग भी हो सकता है, बट मेरा कभी कोई ऐसा रिजिड शेड्यूल नहीं था। मेरा थोड़ा ऐसा मानना था कि मैं अपने आप के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल रहती थी। मैं खुद को कभी प्रेशराइज नहीं करती थी कि मैंने दिन का, जैसे स्टूडेंट्स होते हैं कि 12 घंटे का शेड्यूल है, इतने बजे से इतने बजे ये पढ़ना है, इतने आवर्स में ये पढ़ना है। मैंने अभी ऐसा कभी, मुझसे ही रिजिड शेड्यूल कभी फॉलो हुआ ही नहीं सर।
मैंने इंस्टेड ये किया कि मैं सोचती थी एक रात पहले कि अगले दिन मुझे ये चीजें कवर करनी है, एक ब्रॉड माइंडसेट बना लिया। फिर अगले दिन ट्राई करती थी कि वो टारगेट मुझे कंप्लीट करना है, चाहे वो कैसे भी करूँ। जब मुझे लग रहा है कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, उस टाइम पे सर मैं बुक साइड पे रख देती, उस टाइम पे मैं ब्रेक ले लेती थी। तो उस तरह से बैलेंस आउट करने का ट्राई किया। और साथ में जैसे हम कॉमर्स की भाषा में गए तो प्रोविजन रखते हैं चीजों में, तो ये प्रोविजन मैंने इधर अपने टाइम मैनेजमेंट में भी रखा कि जहाँ पे एक फिक्स शेड्यूल की जगह मैंने थोड़ा अपने आप के लिए लीवे भी रखा कि जहाँ ऐसा हो सकता है कि मेरे से पढ़ा ना जाए, तो मैं अपने लिए प्रोविजन रखती थी कि जहाँ पे सपोज हमने हफ्ते भर का शेड्यूल बनाया है, तो एक दिन आप ऐसा रखिए जहाँ पे जो हमारा बैकलॉग रहा, जो आप स्टूडेंट्स बात करते हैं, उसको कवर करें, या एक दिन हम थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए अपने लिए टाइम निकालें, ताकि एक बैलेंस्ड माइंडसेट रहे। क्योंकि यूपीएससी कोई 1-2 महीने के एग्जाम है नहीं, इसमें पूरा आपको साल भर या उससे भी ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो इसमें एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है कोई भी स्टूडेंट के लिए सर। और हर्षिता, एक चीज, वैसे तो देखो सबका अलग अलग रूटीन होता है, कोई सुबह पढ़ता है, कोई इवनिंग में पढ़ता है, लेकिन आपका कैसा डेली रूटीन रहता था? सुबह पढ़ना पसंद था या शाम को? कैसे टाइम को डिवाइड करते थे आप? सर आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मुझसे कभी सुबह उठा ही नहीं गया, कि जैसे काफी स्टूडेंट्स होते हैं एंड हैट्स ऑफ टू देम जो सुबह उठ के मॉर्निंग में अपने दिन की शुरुआत करते हैं। पर मेरा ऐसा मानना था कि जो टाइम मेरे लिए कंफर्टेबल हो, मैं उस टाइम पे, जैसे मेरा ऐसा था कि मेरा रूटीन 8 o'clock से शुरू होता था, तो ब्रेकफास्ट करके और फिर 8 o'clock के आसपास मैं अपना जो डे है वो स्टार्ट करती थी पढ़ने के लिए। लाइब्रेरी में ही पढ़ा करती थी मैं। सो वहां पे पूरा दिन जाके वहां बैठना, वहीं पढ़ना, बीच बीच में ब्रेक्स ले लिए, फ्रेंड्स के साथ थोड़ी बातें कर ली, फिर वापस पढ़ लिया। तो इस तरह से मेरा एक फ्लेक्सिबल रूटीन रहता था। रात को फिर खाना खा के और फिर अपने रूम पे जाना है सोने, बिकॉज मैंने थोड़ा अहमदाबाद में पढ़ाई करी थी। सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है गुजरात गवर्नमेंट का, तो हाँ वहां जी। रहकर मैं पढ़ाई किया करती थी सर। सो यही मेरा रूटीन था। और वैसे क्वेश्चन पूछूं हर्षिता, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के कौन कौन से इनिशिएटिव्स आपने फॉलो किए थे वैसे? सर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का एक तो जो जैसा मैंने बताया कि उड़ान की मॉड्यूल्स थी, वो मैंने काफी फॉलो करी है, क्योंकि उसमें आपको नोट्स का एक समराइज फॉर्म मिल जाता है एंड वो काफी होलिस्टिक भी है, उसमें काफी सारा कवर हो जाता है एक साथ, हमें ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ती। सो वो काफी मेरे लिए हेल्पफुल रही पूरी मेरे प्रिपरेशन के दौरान। साथ ही साथ सर जो सृजन प्रोग्राम था आपका, जो फ्री इनिशिएटिव था फॉर स्टूडेंट्स, उसने भी काफी मदद करी, बिकॉज मैंने भी काफी टेस्ट लिखे सृजन में, एंड जो फीडबैक्स मिलते थे, हर एक आंसर पे डिटेल फीडबैक मिला था जो भी पेपर चेकर्स थे उनसे, उससे भी काफी मदद हुई। एंड स्ट्रिक्ट चेकिंग होती थी, तो नंबर नहीं आते थे तो उससे और ज्यादा अंदर से मोटिवेशन मिलता था कि नहीं कैसे इसमें नंबर इंक्रीज करें, तो एक वो भी एक मोटिवेटेड फील करवाने का जरिया था सर। हर्षिता, थैंक यू। मेरे और बताओ, मतलब दिस इज अपार्ट फ्रॉम दिस, कि उड़ान मॉड्यूल्स के अंदर कहाँ इंप्रूवमेंट का स्कोप आप लोग को लगता था? कई बार आपको लगा होगा कि ये और बेटर होता, तो वो भी आपको बताओ ताकि फ्यूचर कैंडिडेट्स के लिए अपन अच्छा बना पाए। सर आई फील के मेरे लिए तो उड़ान मॉड्यूल्स वेर सफिशिएंट, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, बिकॉज आपने ऑलरेडी उसमें काफी होलिस्टिक वे में कवरेज करके दिया हुआ है। सो एट द मोमेंट आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट दैट द मॉड्यूल्स शुड हैव। प्रॉबेबली अ सजेशन कि आप इन्फोग्राफिक्स और ज्यादा यूज कर सकते हैं मे बी, जिससे जो रिटेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए अगर एक ग्राफ हो या कोई इन्फोग्राफिक हो, तो वो मेरे लिए ज्यादा काम करता है एज कम्पेयर टू द स्टेटमेंट्स एंड लॉन्ग टेक्स्ट। बढ़िया है, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। एट गुड एज गुड रैंक, फ्यूचर बढ़िया है, डेफिनेटली विल मीट समवेयर समडे, कहीं यस ना सर, कहीं। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बहुत बधाई हो भाई, और इस बार थोड़ा सा फीमेल डोमिनेंस रिजल्ट में दिख रहा है यूपीएससी के। आई एम ग्लैड सर, वेरी हैप्पी कि वेरी गुड साइन, वेरी गुड साइन, बहुत अच्छा साइन है ये। ऑल द बेस्ट, सी यू समवेयर समडे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच हर्षिता। हाँ सुमित सर, मेरे को थोड़ा एक्सक्यूज करेंगे सर, बहुत बधाई हो, मैं आपसे जी मिलता सर, हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके ओके। ठीक है सर। हर्षिता, मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, आपने एक चीज बोली कि फादर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, मतलब भाई भी और उनके भी जो माता पिता थे, मतलब पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मतलब रियली सैल्यूट है अंकल को, और बहुत अच्छा लगा जब वो मैं सुन रहा था। जी सर, और डेफिनेटली इट इज बिकॉज ऑफ माय फादर दैट आई एम हियर टुडे। सो डेफिनेटली सर, मम्मा के ब्लेसिंग्स तो है ही, बट अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद इतना इजी नहीं होता यहाँ तक आना।
नहीं, रियल में सैल्यूट है उनको। और एक चीज मैं लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछूंगा बस। एक तो मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने एक जगह बताया कि यूथ पार्लियामेंट और दूसरी जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, वहां पे भी आप इन्वॉल्व रहती थी, तो वहां से कैसे हेल्प मिली आईएएस की प्रिपरेशन में? सर एक्चुअली ये गुजरात यूथ पार्लियामेंट था 2000, ये मैंने यहाँ पे एक एज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस मेरा रोल रहा था वहाँ पे। इट वाज काइंड ऑफ अ मॉक पार्लियामेंट जहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट ने पहली बार ऑर्गेनाइज किया था। सो वहाँ पे मुझे सीखने मिला, एक तो पॉलिटी मेरा वैसे भी थोड़ा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है शुरू से ही, और इसमें मुझे फिर एक लॉ एंड जस्टिस की तरफ और ज्यादा इंक्लिनेशन बढ़ा। तो जैसे उसमें मुझे एक रोल मिला था कि हमें बिल पास करना है और उसमें डिबेट्स में एंगेज होना है, सो उसमें मेरी जो लीडरशिप एबिलिटी कहें आप, या फिर जो डाइवर्स व्यू पॉइंट्स है उसमें आप कैसे डील करेंगे, तो वो वाली एबिलिटी मुझे वहां सीखने को मिली कि कैसे आप उस डाइवर्स व्यू पॉइंट से नेविगेट करेंगे और अपना जो पॉइंट है वो भी आप जो अपना आपको जो बिल पास करना है उसके थ्रू, तो वो आप कैसे नेविगेट करेंगे। और एक तरह से सर लीडरशिप क्वालिटीज काफी उसमें मुझे सीखने मिली, क्योंकि आपको इतने सारे लोगों के साथ मिलके और फाइनली अगर आपको एक बिल पास करना है, भले ही मॉक पार्लियामेंट है, बट उसमें काफी कुछ सीखने मिला सर। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया। और लास्ट क्वेश्चन ये है, अभी जैसे प्रीलिम को ऑलमोस्ट 30 दिन बाकी है, और कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर मॉक में काफी कम मार्क्स आ रहे हैं, पता नहीं लगी कैसे एनालाइज करें स्कोर को, कहाँ पे इम्प्रूव करें। तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे कि लास्ट के जो 30 डेज हैं कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें? सर सच बताऊं तो मेरे भी जो भी मॉक्स होते थे मैं प्रीलिम्स के पहले देती थी, मेरे भी इतने कुछ खास मार्क्स आते नहीं थे। मैं खुद, मेरे 60-70 की रेंज में मार्क्स आते थे, कभी कभार उससे भी कम आए हैं। सीसैट में भी कितनी बार तो मैं फेल हुआ करती थी। तो मैं ऐसा ही कहना चाहूंगी सर कि जो मॉक पेपर्स होते हैं वो आप दीजिए, बट उसके रिजल्ट को आप अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, बिकॉज मॉक पेपर्स जो होते हैं और जो यूपीएससी का एक्चुअल पेपर होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है सर। क्योंकि यूपीएससी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करता है ज्यादा, और उसमें आपका काफी सारा जो पेरिफेरल नॉलेज है वो भी काम आता है। यूपीएससी में आपको एप्लीकेशन पार्ट पे काम करना होता है। तो मैं यही कहूंगी, अभी जो 30 दिन है जिसमें आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिए। जितना आपने पढ़ा है, जो भी सोर्सेज आपने फॉलो किए हैं, उसको आप और ज्यादा रिविजन पे उसका ध्यान दीजिए। जितना आप रिवाइज करेंगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और उतना ही आपको याद रहेगा। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स है उससे अपडेटेड रहिए, और सीसैट में जो भी आपको लग रहा है जहाँ पे आपको वर्क करने की जरूरत है, तो इस दौरान पीवाईक्यूज एक बहुत अच्छा सोर्स है। जो आप पीवाईक्यूज करें दोनों ही, जीएस और सीसैट के लिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आप वो क्वेश्चंस अगर कंफर्टेबली कर पा रहे हैं, वो क्वेश्चंस यूपीएससी नहीं पूछे, तो आप ये वाला पेपर भी कर पाएंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा सर। बहुत बढ़िया। ठीक है अर्शिता, बहुत अच्छे आंसर्स आपने दिए और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू और सर। जो आपने बोला था कि आप महिलाओं के लिए करना चाहती हैं और स्लम में बच्चों के लिए करना चाहती हैं, मैंने सुना था, और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत बढ़िया ऑफिसर आप बनोगे। जी थैंक यू थैंक यू वेरी सर। मच जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।